बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको इस बात का इल्म है कि हमने लास्ट क्लास में FA1 का जो टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, उससे रिलेट हमने चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। और डिस्कस कुछ इस अंदाज में किया कि हमने ये देखा कि इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, क्या पेपर पैटर्न है। और फिर जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन अकाउंटिंग, टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन अकाउंटिंग। उसमें हमने पढ़ा बिजनेस क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई अकाउंटिंग में कौन सी स्किल्स होती हैं। उसमें से सबसे पहली स्किल हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है, फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फिर हमारे पास समराइजेशन है जिसके बारे में हमने डिटेल देखा। और फिर हमने अपनी क्लास को आई गेस वहां तक खत्म कर दिया था। आज उसी से बात को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखूंगा। यानी आज की क्लास से हमारा जो असल एजेंडा है वो शुरू होगा। हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि अब से अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग के प्रॉपर अंदाज को समझेंगे कि कौन सा चैप्टर किस चीज को किस तरह से रिकॉर्ड करता है। देखिए, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप जब FA1 की कॉपी, जब स्कूल में छोटे थे आप, तो आप जब अपनी मैथ्स की कॉपी, उर्दू की कॉपी या कोई भी कॉपी को आप जब मेंटेन करने की बात करते थे तो आप अपने टीचर से पूछते थे कि मैं कहाँ से लिखना शुरू करूँ, फिर पहले पेज पे क्या लिखूं, इंडेक्स बनाऊं, फर्स्ट टर्म लिखूं, फिर चैप्टर का नाम लिखूं, ये तरीकेकार आप पूछते थे, कुछ रूल्स पूछते थे आप। इसी तरीके से अकाउंटिंग भी आपको कुछ रूल्स बताती है। सर ये किस की क्लास है? ये FA1 की क्लास है बेटा, ये FA1 की क्लास है। 12। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि किस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न द रूल्स ऑफ recording, and that rules are called rules of debit and credit। अब दो वर्ड आपके सामने बिल्कुल नए आए हैं जिससे पहले आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और वो वर्ड कौन से मेरे बच्चे? डेबिट और क्रेडिट। तो मैं आपको अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बताऊंगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, क्योंकि जब ये अपने वक्त पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है तो आप बोलोगे तो दुनिया की सबसे आसान चीज़ है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। देखिए, मैं अभी आपके सामने रूल लिख रहा हूँ। कुछ चीजें आपको लगेगा कि यार समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, लेकिन एक वक्त आने के बाद आपको समझ आ जाएगी। वो है वक्त 10-15 मिनट के बाद। तो मैं कुछ रूल लिख रहा हूँ, अपने पास वो रूल लिखना शुरू करें। हमारे पास 5 रूल है कि जब कभी एसेट इंक्रीज होगा, यानी बिजनेस में, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगा तो उसे आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। जब बिजनेस में एसेट डिक्रीज होगा तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर ये आप डेबिट साइड किसको कह रहे हैं, क्रेडिट साइड किसको कहते हैं। फिर आप जब भी कभी लायबिलिटी आपके बिजनेस में बढ़ेगी तो आप उसे लिखेंगे किस जगह पे? क्रेडिट साइड पे। और जब कभी लायबिलिटी कम होगी तो आप इसे किस जगह पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। इसी तरीके से जब आपके बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आप लिखेंगे डेबिट साइड पे। और जब कभी एक्सपेंस
डिक्रीज होगा तो आप लिखेंगे उसे क्रेडिट साइड पे। जब कभी रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। और जब कभी रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड पे। और लास्ट में हमारे पास चीज आ जाती है कैपिटल, कि जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में। और जब कैपिटल डिक्रीज होगा उसे लिखेंगे डेबिट में। अब ये जो मैं बार बार डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी तक हमने डेबिट और क्रेडिट को समझा। अब हम समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। ड्राइंग अभी फिलहाल वो नहीं है। देखिए जी, FA1 FA1 को पढ़ने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो FA1 को पढ़ने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताया कि बेटा आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेगी, आपको उन क्लासेस को घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा, आपको एग्जाम किट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ हाउ टू पास। कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसके जरिए से आप अपनी चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर साथ साथ मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ कि बेटा आपने मेरे लेक्चर को लिखना कैसे। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये जो ऊपर वाली बात थी, ये वाली बात, ये अगर आप ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहां से चीजें लिखना शुरू करनी है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें लिखनी कौन सी है और कौन सी नहीं लिखनी। तो इसी के साथ मैं अगर आपको ये भी बता दूं कि कैसे लिखनी है और कहां लिखनी है तो भी ज्यादा फायदा होगा। तो कहां लिखनी है के लिए हम यहां पर चीज लाते हैं जनरल जर्नल। अब मैं यहां पर आपके सामने एक फॉर्मेट बनाऊंगा, वो फॉर्मेट आप देखिएगा। अब देखिए, ये समझ लें आपका FA1 का वो रजिस्टर है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने पहले इस पेज पे लिखना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फिर आपने अगले पेज पे लिखना है आज डबल एंट्री की क्लास, इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को करते हैं आइडेंटिफाई। बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई किन पांच चीजों के लिए, किन पांच चीजों में करते हैं, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, इन पांच चीजों के अंदर, और ड्राइंग, इन 6 चीजों में ही आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासिफाई क्या करते हैं, क्या वो कैश पे हुई है, क्या वो क्रेडिट पे हुई है, क्या उसको बेचते वक्त या खरीदते वक्त फौरन फौरन पैसे दे दिए गए हैं, या हमने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आने वाले वक्त में पेमेंट करूंगा। फिर इसके बाद हम इसे करेंगे समराइज। समराइज किस अंदाज में करना है, एज पर दी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए 5-6 चीजें समझी, इसी तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन को समराइज करने के लिए मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को पढ़ना पड़ेगा। जब तक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पढ़ूंगा तो समराइज मैं अपने हिसाब से करूंगा, और अगर मैं अपने हिसाब से करूंगा तो इट मींस आई एम नॉट फॉलोइंग द एग्जैक्ट प्रोसीजर टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मैं जो चीज प्रोसीजर को गलत फॉलो करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, मैं अपनी अकाउंटिंग को गलत बना रहा हूँ। फिर कहां पर बनाना है ये, उसके लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग में एक बुक्स बताई गई जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री
बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। और डबल एंट्री बुक कीपिंग कहाँ करनी है, उसके लिए आपके पास एक जर्नल है जिसे हम कहते हैं जर्नल जर्नल। तो अब यहाँ जर्नल जर्नल के अंदर दो कॉलम दिख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अब मैं आपको यहाँ बात कहने वाला हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट अ नेम ऑफ टू कॉलम। दो कॉलम के नाम है, एक कॉलम का नाम डेबिट है, एक कॉलम का नाम क्रेडिट है। बाज दफा टीचर्स कहते हैं, बाज दफा स्टूडेंट्स अपने समझने के लिए कहता है कि डेबिट का कॉलम मतलब किसी चीज के आने का है, क्रेडिट का मतलब किसी चीज के जाने का है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब लाइबिलिटी आ रही होती है, जब एक्सपेंस आ रहा होता है, जब रेवेन्यू आ रहा होता है, तो इस तरह से चीजें हम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देंगे, गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग चीजों को समझने के लिए हम आसान अल्फाज को तो इस्तेमाल। सर आज आप बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ड्यूअल एस्पेक्ट समझते हैं सबसे पहले। देखिए, बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा कंसर्न किसका होता है? कैश का, है ना? कि कैश कितना इनफ्लो हो रहा है कैश का, और कितना आउटफ्लो हो रहा है। अब अगर आप एक छोटे से पीसीओ वाले को देखो, या छोटे से एक पान के केबिन वाले को देखो, तो जब भी वो कोई चीज बेचता है तो अपने पास लिख देता है 100 रुपए, और कोई से पैसे देता है तो वो लिख देता है 50 रुपए। अब वो इस तरह करते 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 डे एंड पे अपने पास खाता मेंटेन करता है, और आखिर में उस देखता है कि इसका टोटल अगर ज्यादा है और इसका टोटल कम है तो इसका मतलब मुनाफा हुआ है, अगर इसका टोटल ज्यादा है और इसका कम है तो इसका मतलब आज कारोबार में मंदी थी। लेकिन अगर आप इससे पूछो कि भाई ये 50 रुपए क्या बेच क्या है, तो शायद उसको ना पता हो। यानी कहने का मकसद है कि कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करना सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि ये भी रिकॉर्ड करना हमें है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से कैश आया। क्या मैंने किसी से उधार लेके कैश बिजनेस में रखा है? क्या किसी क्लाइंट से पैसे आने थे, वो पैसे अब आ चुके हैं? या मैंने कोई चीज को बेचा है तो पैसे आए हैं? या मैंने बिजनेस में फिर से कैपिटल को इन्वेस्ट किया है तो पैसे आए हैं? आई हैव टू रिकॉर्ड द रीजन, द इनफ्लो ऑफ कैश। मतलब मुझे इनफ्लो ऑफ कैश का रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है, ताकि मैं अपने आप को जब बाद में भी देखूं तो मुझे पता चल जाए, अच्छा मैंने इस दफा फूड एक्सपेंस बहुत ज्यादा कर लिया जिसकी वजह से मेरा कैश आउटफ्लो, आई हैव टू रिड्यूस माय फूड एक्सपेंस। मैंने इस दफा बाइकिया का खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया क्योंकि मुझे चीजें पोस्ट करवानी थी, मुझे चीजें डिलीवर करवानी थी। इस दफा मैंने गुड्स बहुत ज्यादा परचेज कर ली। क्यों परचेज कर ली? क्योंकि मैंने अपने गुड्स को ठीक तरीके से इवेल्युएट नहीं किया था कि मुझे स्टार्ट ऑफ द मंथ में कितनी गुड्स चाहिए। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो अब हम इस चीज को आप रिकॉर्ड करें, और अब हम इसके बारे में एक एक एग्जाम्पल को वाकई करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक बुक खोल लेता हूँ। इंशाल्लाह हमारा जब ये, जिसे कहना चाहिए कि ग्रुप बन जाएगा एक, तो मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा। और अगर आप ग्रुप नहीं बनता तो जब तक आप क्या करें, इंडिविजुअल आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो जाए तो मैं आपको बुक शेयर करवा दूँ। ठीक है जी? तो मैं आपके सामने अब एक ये बुक है, ये बेसिकली फ्रैंकवुड की बुक है। ये यूज इसलिए की जाती है ताकि प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल हो जाए। ये नॉर्मली बीबीए ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ाई जाती है बुक्स। तो इसमें काफी फायदा होता है कि एक बच्चे के पास काफी चीजें होती हैं।
अब हम पहले करते हैं कुछ छोटे बच्चों वाली एग्जांपल, जो हमें आइडिया दे सके कि हम किस तरह से चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, अब हमके सामने एक ये एग्जांपल है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। एक और भी स्टेप बड़ा हो सकता है, अब मेरे ख्याल से और बेहतर हो गया होगा। अब अगर आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे अभी तक की पहली एग्जांपल है जिसे हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और अब से आपकी अकाउंटिंग में थ्योरी का पार्ट खत्म हो गया, अब सारा का सारा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होगा। जितना थ्योरी पढ़नी थी वो पढ़ लिया, अब हम एक एक चीज करके यहाँ समझेंगे और आप मुझे बताएंगे यहाँ हो क्या। बॉट, कोई चीज के खरीदने को कहते हैं। हम क्या खरीद रहे हैं, ऑफिस मशीनरी खरीद रहे हैं। किस पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, डी आइजैक से खरीद रहे हैं। क्या मतलब है, समझते हैं कि मैं जब ऑफिस मशीनरी खरीदूंगा तो मैंने सोचना है, क्या ऑफिस मशीनरी खरीदने से पहले मेरे पास उसकी ओनरशिप थी? नहीं। क्या उसका कंट्रोल मेरे पास था? नहीं। क्या मैं उस चीज को इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकता था? नहीं। लेकिन अब मैंने इसे परचेज कर लिया है, क्या अब वो मेरी ओनरशिप उसकी है, मेरी मेरे पास उसकी ओनरशिप है? सर पता नहीं। क्या मेरे पास उसका कंट्रोल है? सर पता नहीं। क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ? हाँ सर, आप यूज कर सकते हो और बेनिफिट भी ले सकते हो। तो बेटा ये बताओ कि मैं इसे ओन क्यों नहीं करता, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं करता? तो एक बच्चे ने कहा इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने इसे किस पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। यानी आपने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए। जब आप उसके पैसे दे देंगे, तो जब आप उसके पैसे देंगे तब जाके उसकी ओनरशिप आपके पास आएगी, तब जाके उसका कंट्रोल आपके पास आएगा। लेकिन जब तक आप उसके पैसे नहीं दे रहे, तब तक वो चीज ना आपकी ओनरशिप में आ सकती है, हाँ उसे इस्तेमाल करने की परमिशन आपको मिल सकती है। तो अगर आप नोट करें तो आप इस एक ट्रांजैक्शन को जब आइडेंटिफाई करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑफिस मशीनरी आपका एसेट है। एसेट क्यों है? आज नहीं कल तो इसे ओन करना ही है, आज नहीं कल तो इसे कंट्रोल करना ही है, और मैं इसकी बेनिफिट तो आज से लेना शुरू कर रहा हूं। तो ये मेरा एसेट है। लेकिन ये एसेट कब होगा? जब मैं ये लाइबिलिटी पे ऑफ कर दूंगा, जब मैं ये लाइबिलिटी पे ऑफ कर दूंगा। तो क्रेडिट पे खरीदने से मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ी। तो अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने क्या देखा कि जब एसेट बढ़ता है तो किस कॉलम में जाएगा, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो किस कॉलम पे जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर आऊं, तो यहाँ आने पे मुझे कहा गया है कि कौन सी चीज डेबिट पे रिकॉर्ड होगी और कौन सी चीज क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी। तो मैं यहाँ कहूंगा डेबिट पे रिकॉर्ड होने वाली चीज ऑफिस मशीनरी है क्योंकि वो मेरा एसेट है, और क्रेडिट पे रिकॉर्ड होने वाली क्या चीज है, डी आइजैक, यानी वो कंपनी जिससे मैंने उधार पे चीज खरीदी है उसे मैं क्रेडिट पे रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसे आने वाले वक्तों में पैसे देने हैं। क्या ये बात समझ आती है? और अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो इसमें डरने की या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन है। इसके 20-30 सवाल 35 सवाल जब तक नहीं कर लेंगे, तब तक हमें वो ग्रिप नहीं आएगी जो ग्रिप आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर अगर आपको 100 में से 50%, 40% भी बातें समझ आ रही हैं तो इट्स योर सक्सेस। सही है भाई? तो पहली ट्रांजैक्शन हमने पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसे क्लासिफाई किया। तो क्लासिफाई करते हुए देखा कि हमने इसे क्रेडिट पे परचेज किया है, और फिर जब इसे समराइज किया तो एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया, और जब रिकॉर्ड किया तो भी हमने इसे किस तरह रिकॉर्ड किया, हमने जर्नल की फॉर्म में इसे रिकॉर्ड किया। अब पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2, जिसमें लिखा गया है दी प्रोपराइटर। प्रोपराइटर को कहते हैं ओनर। प्रोपराइटर किसको कहते हैं, ओनर को कहते हैं। द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, आपने दुकानों के बाहर देखा होगा प्रोपराइटर बाय, प्रोपराइट बाय।
तो वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि वो जो बिजनेस है उसे ओन कोई और कर रहा है, उसे ओन कोई अलग कर रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। प्रोप्राइटर ओनर को कहते हैं। अच्छा भाई, ओनर ने पे किया है क्रेडिटर को, ओनर ने पे किया है क्रेडिटर को। पहली क्लास में हमने नाम पढ़ा था तीन, एक पढ़ा था अकाउंट्स पेबल, एक पढ़ा था ट्रेड पेबल, और एक पढ़ा था क्रेडिटर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्रेडिटर किसको कहते हैं? एक ऐसा इंसान जिसे मैंने फ्यूचर में पैसे देने हो, वो बंदा क्रेडिटर। जबरदस्त भाई। अच्छा जी, यानी आज एज अ ओनर मैं पैसे दे रहा हूं उस बंदे को जिस बंदे ने मुझे उधार पे कोई चीज बेची थी। उस बंदे का नाम क्या है? सी जोन्स। और मैं इसे कैसे दे रहा हूं? अपने प्राइवेट फंड से। इसको इस तरह से समझते हैं कि बिजनेस में पैसे नहीं है उधार चुकता करने की। तो ओनर ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, मुझे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट तो करने थे पैसे, तो इन्वेस्ट में इस अंदाज में करता हूं कि मैं आप बिजनेस को पैसे दूं, मैं उस बंदे को पैसे दे रहा हूं जिस बंदे को बिजनेस से पैसे देने। तो इस एक तरह से मेरी ये इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को कहते हैं यार मेरी हेल्प कर दे फाइनेंशियली। आपका दोस्त बोलता है क्या हेल्प चाहिए? यार मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अच्छा भाई, तुझे 10,000 रुपये क्यों चाहिए? यार मैं फला प्रोडक्ट खरीदी थी और मैं अपने सप्लायर को पैसे नहीं दे पा रहा। तो बोला एक काम कर, वो सप्लायर का नाम बता दे, मैं डायरेक्टली उसी को पैसे दे देता हूँ। मुझे अगर तेरी मदद करनी है तो तू तुझे पैसे दूं फिर तू पैसे दे, या मैं उसे डायरेक्ट पैसे दे दूं, बात तो एक ही है। हाँ, अगर उसमें ये कहता है कि नहीं यार आप जब मुझे पैसे दोगे तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, उस वो एक अलग कहानी बन गई। लेकिन मदद करने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से इन्वेस्ट करने का अंदाज भी इस तरीके से अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जब मैं पे करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जब मैं उधार पे कर रहा हूं तो मेरी ऑब्लिगेशन, मेरी लाइबिलिटी कम होगी। और एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब मेरी लाइबिलिटी कम होती है तो मैं कहाँ लिखता हूँ? डेबिट पे। और मेरी लाइबिलिटी कौन है? सी जोन्स। तो सी जोन्स को पे करने के साथ मेरी लाइबिलिटी हो गई कम। और मैंने क्या किया? मैंने क्या चीज पे की? मैंने कैपिटल पे किया। सही है ना? मैंने इन्वेस्ट किया एक तरह से, लेकिन ये इन्वेस्ट कैश फॉर्म में नहीं था, ये इन्वेस्ट ने किसी की लाइबिलिटी पे। मिसाल के तौर पे, आपको कोई चीज परचेज करनी है, आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोला अच्छा अब एक काम करता हूँ कि मुझे इन्वेस्ट तो करना ही है, मैं ये चीज खरीद के दे देता हूँ। आप कैश नहीं डाल रहे, आपने कोई गुड्स खरीद के दे दी, यार मैंने ये चीज खरीद ली, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से भी कर सकते। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं यहाँ। मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई पहला सवाल है, 35 सवाल करने हैं, तब जाके एक 100% फाउंडेशन ग्रिप बनेगी। तब तक अपनी डिमोटिवेशन को लाना बहुत अजीब हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट है। बहुत सी चीजें जो कि पहली दफा सुनने की वजह से अनक्लियर होंगी। स्लोली ग्रेजुअली 2 क्लासेस के बाद आप खुद कंफर्टेबल हो जाओगे। बल्कि उम्मीद ये है अल्लाह की ज़ात से कि जब क्लास एंड होगी तो काफी हद तक चीजें समझ आ चुकी होंगी। बहरहाल, अब हम पढ़ते हैं सी। डेटर्स कौन होता है भाई? डेटर के बारे में हमने 3 लफ्ज पढ़े थे कि इसे हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, इसे हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, इसे हम डेटर्स भी कहते हैं। और ये वो इंसान होता है जिससे मुझे पैसे आने वाले। क्रेडिटर तो वो होता है ना जिसको मैं पैसे दूं, डेटर वो होता है जो मुझे पैसे दे। तो मुझे एक डेटर है जिसका नाम है एन फॉक्स। अच्छा, जो मुझे पैसे देगा उसे मैं डेटर कहता हूं। क्या डेटर मेरा एसेट है, मेरी लाइबिलिटी है, मेरा एक्सपेंस है, मेरा रेवेन्यू है, या मेरा कैपिटल है? कौन है? मेरा एसेट है। क्यों? क्योंकि अब मैं उस बंदे को ओन करता हूं, उस बंदे पे मेरा कंट्रोल है।
पूरा पूरा कंट्रोल नहीं है, जितनी अमाउंट उसके पास है उतनी अमाउंट का कंट्रोल है। तो वो बंदा मेरा क्या होगा, यानी nfox इज सपोज टू बी माय एसेट। अब वो जो मुझे पैसे दे रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है, एसेट, कैश की फॉर्म में, और कैश भी क्या है, एसेट है। अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को आइसोलेट होकर सोचूं तो मैं ये देखूंगा कि पहले मेरा एसेट कौन था, nfox। अब तो nfox ने पैसे दे दिए, अब मैं इंस्टेड ऑफ nfox किसको ओन करता हूं, कैश। किसको कंट्रोल करता हूं, कैश। किसे यूज करूंगा, कैश को। तो अब मेरा एसेट nfox नहीं रहा, अब मेरा एसेट क्या बन गया, कैश बन गया। तो जो मेरा एसेट, अब अगर देखा जाए तो कैश भी एसेट है और nfox भी एसेट है, लेकिन यहाँ एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है। जो एसेट बढ़ रहा है वो कैश है, जो एसेट कम हो रहा है वो nfox है। जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट में जाएगा, जो एसेट कम होगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो कैश को लिखा डेबिट, nfox को लिखा क्रेडिट। मैं फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा जब तक ग्रिप ना आ जाए कि देखें अभी हम इस रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट को जस्ट 3 दफा पढ़ा है, अभी इसकी 4 एंट्रियां और पढ़ी हैं। और मैं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए बोलूं कि हमारे पास ये भी है, ये तो मैं मिटा दूंगा अभी, ये भी सारी की सारी ट्रांजैक्शन है। फिर ये ट्रांजैक्शन हमारे पास तकरीबन बहुत से सवाल हैं जिसमें हम बार बार इन चीजों को पढ़ते जाएंगे तो हमारी ग्रिप आती जाएगी। 12, बैक टू द पॉइंट। अब ये पढ़ते हैं, रीपेड पार्ट ऑफ लोन, रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम पी एक्स्ट्रा बाय चेक। एक क्रेडिटर है जिसका नाम है मिस्टर पी, उससे मैंने लिया था उधार, लोन। अब मैं उसे पे कर रहा हूं चेक से। जब मैं उसे पेमेंट चेक से दूंगा तो अब मुझे बताओ मेरे पैसे क्या कैश से कम होंगे या बैंक से, बैंक से। बैंक भी मेरा एसेट, एसेट कम हो रहा है और लायबिलिटी भी कम हो रही है, तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे और लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट में लिखेंगे। क्या यहां तक क्लियर है भाई? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे पास एक और जी जी, असल में पहले बेसिक बता दिया गया, अब हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे ना तो फिर अमाउंट्स पे आएगा। पहले तो अभी हम डेबिट और क्रेडिट के रूल को अच्छा समझने के लिए, वो कहते हैं ना बिगिनर लेवल, पहले पहले प्रैक्टिस करवाई जा रही है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने में। जब हमें ये समझ आ जाएगा ना फिर हम वैल्यूज को लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने वैल्यूज देखा होगा तो वैल्यूज तो दोनों जगह सेम लिखते हैं। असल तो मसला कहाँ होता है, इन चीजों को रेक्टिफाई करने में। तो बुक भी इसी अंदाज में बनी है कि पहले बच्चों को, क्योंकि ये जो बुक है ना मेरे भाई, ये 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। अब 9th क्लास का बच्चा कितना छोटा होगा, उसको ये बात समझने में टाइम लगता है। तो बुक ने क्या किया, पहले रूल ऑफ, क्योंकि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बच्चे को समझना, आप तो बड़े बच्चे हैं आपको फौरन समझ आ गया, जो 9th का बच्चा है वो एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस लेता है इसको समझने में, क्योंकि पहली बात उसके लिए तो अकाउंटिंग ही मुश्किल है। मैंने आपको जो 2 घंटे में चीजें पढ़ाई वो एक 9th का बच्चा 4 क्लासेस में समझता है। जो एसेट वैसेट आपने जितनी जल्दी आपने माशाल्लाह समझ लिया, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है और आपको काफी हद तक चीजों को पढ़ा, ऑल्दो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, या अगर हैं तो काफी टाइम हो गया, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग तो है ना चीजों को ग्रिप करने की। तो ये जो चीजें हमने पहली क्लास में 2 घंटे में पढ़ी, एक 9th क्लास का बच्चा इसे 4 क्लासेस में पढ़ रहा होता है। तो बुक इस हिसाब से बनाई हुई है कि यार कोई भी लेवल का पढ़ेगा ना वो आराम से कर लेगा। ठीक है जी, 12। अब हम आते हैं अपने ई ट्रांजेक्शन पे, रिटर्न सम ऑफ ऑफिस मशीनरी। अगर आप पहली ट्रांजैक्शन में देखो तो हमने कुछ ऑफिस मशीनरी परचेज की थी। अब मुझे समझ नहीं आई, टूटी हुई है, खराब है, कोई मसला आ गया, मैं वापस कर रहा हूँ, और मैं वापस कर रहा हूँ तो मैं किसे वापस कर रहा हूँ, डीआईजेड को। अब मुझे बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है, जी बताएं। मशीन खरीदी थी जी, उनका मामले में हमने सेपरेट दिया था जी, तो ऐसे डेबिट करेंगे और जो अमाउंट जो हमारा ऑफिस फर्नीचर मशीन थी उसको। जबरदस्त, यही बात बिल्कुल, लेकिन क्यों? बस सिंपल हो तो सीधा फॉर्मूला ये है कि यू हाथ था और यू करा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि रिवर्स बनाएंगे वो एक्यूरेट है, लेकिन इसका असल जवाब ये होगा इंशाल्लाह कि सर
जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट में आता है, और जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट में आता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अंदाजे में इसलिए अलग है क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो इस क्लास के बच्चों को और मुझे समझ आ सकती है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा बंदा आपके सामने बैठा हो जिसे ही पता ही ना हो, तो उसे समझाने के लिए आपकी वर्डिंग इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आप रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, जैसे आपने देखा होगा कि अब मैं ये वाली स्लाइड आपके सामने नहीं खोल रहा क्योंकि अब आपको इस पे बातें समझ आने लगी हैं। तो ये चीज फर्क होती है, जितनी दफा एक चीज को दोहराते रहेंगे हमें चीजों की बातें पता। तो आपने बिल्कुल सही कहा भाई, माशाल्लाह, कि भाई हमारी लाइबिलिटी अब कम हो गई। लाइबिलिटी कम होने की वजह से मेरी, मैं इसे डेबिट पे रिकॉर्ड करूंगा, और जो एसेट मेरा कम हुआ है उसे मैं क्रेडिट पे रिकॉर्ड करूंगा। अब ये काम होने के बाद अब मैं आता हूँ एफ पे। एफ पे आप बताओगे क्या हो रहा है भाई, ट्राई करेंगे आप, एफ में क्या हो रहा है? बिल्कुल जबरदस्त बात कही, शाबाश शाबाश, जबरदस्त। हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, वापस देखना। अस अस हमारे पास आ रहे हैं, तो अब मेरे बैंक में पैसे बढ़ेंगे। एसेट बढ़ेगा भी, एसेट कम भी होगा। कौन सा एसेट बढ़ेगा? जबरदस्त, बैंक बढ़ेगा, और जो एन लियन है वो कम हो। आखिरी आप बता दें भाई, आप ही बता दें क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, कैश होगा, मतलब आप कह रहे हैं कैश, और बैंक डेबिट क्या होगा मैन। तो ये चीज आपने कर ली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही ऐसा ही। इसे आप नोट डाउन कर लें, इसे आप नोट डाउन कर लें। तो ऐसा है कि मैं ये वाले एरिया को, अच्छा ये वाले एरिया को कंप्लीटली, वैसे तो चीटिंग हो गई आपकी यहाँ। हाँ वो सेव हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए ये इस, वो वही वाली बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। मैं आपको सेंड कर दूंगा ना। अब इसमें यह है कि मैंने थोड़ा सा अजीब राइटिंग में लिख दिया है, तो मैं इस चीज को यहाँ मेंटेन कर देता हूँ। जो आज हमारी एग्जाम्पल 1 हुई है, उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ रिकॉर्ड इस तरीके से करता हूँ ताकि आपके पास एक प्रॉपर चीजें बन जाए। अच्छा, जो ऑनलाइन में बच्चे बैठे हैं, उन्हें क्या ये जो बातें हम कर रहे हैं वो समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं कि कोई बात ऐसी हो जो कि समझ ना आ रही हो और समझने की ज़रूरत हो? तो प्लीज़ आप लोग भी पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सामने नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से बात करने में इशू हो रहा है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन में क्या आया? ऑफिस फर्नीचर और डी आइजैक। आपने अपनी कॉपी भी इसी तरह मेंटेन करनी है जिस तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा जी, फिर इसके बाद है सी जॉन्स और कैपिटल। फिर इसके बाद आपके पास है कैश और एन फॉक्स। फिर इसके बाद है पी एक्स्ट्रा और बैंक। फिर इसके बाद आपके पास है डी आइजैक और ऑफिस मशीनरी। अच्छा जी, फिर इसके बाद
आपके पास है बैंक और एनलियन, और आई होप आखिरी में है वैन और कैश। अब मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि जब आप इसे कॉपी कर लेंगे, फिर अगला जो सवाल है जो मैं आपके सामने निकालूंगा उसमें मैं अब आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आपने वो टोटली अब अपने सेल्फ करना है। वो सवाल आपके सामने यहाँ पर है, अब इसे भी उसी अंदाज में आपने लिखना है जिस अंदाज में अभी हमने सवाल किए। अब एक काम करते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम बांट लेते हैं 3 3 करके। एक का जवाब मैं दे देता हूँ ताकि डिवाइड इक्वली हो जाए, तो मैं आसान वाली का जवाब दे देता हूँ ए का। और ऐसा है कि बॉट लॉरी फॉर कैश, मैं एक लॉरी खरीद रहा हूँ कैश पे, तो क्या चीज डेबिट होगी, लॉरी डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि लॉरी अब मेरा एसेट बन गया और कैश मेरा एसेट है जो कि कम हो गया। अब 3 बताएंगे हमारे हाजी साहब, और 3 बताएंगे आप, और 3 आप बताएंगे। आप बताएं स्टार्टिंग के 3 अगले। जी हमारी लॉरी डेबिट होगी और कैश, ये तो हो गया, ये मैंने खुद कर लिया। तो ये होगा बैंक हमारा डेबिट होगा, बैंक हमारा डेबिट होगा, ना एक तो क्रेडिट है ना, बिल्कुल मैंने सही कहा। हमारी जो है ना ये बैंक हमारा क्रेडिट होगा और ये टी लाइफ जो हमारा डेबिट होगा। क्यों? इसलिए कि सर ये हमारे लायबिलिटीज हाँ में हाँ, कमी हो रही है शाबाश, और असेट में एसेट भी कम हो रहा है और लायबिलिटी भी। अच्छा दोनों, तो एक डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मूला। जी, तो ये हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे टी लैक डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आप देखेंगे पूछेंगे यार यहाँ चेक क्यों नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ चेक इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अल्टीमेट इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, बैंक में, तो हम बैंक की एब्रीविएशन लिख के ये बात बिल्कुल बता देते हैं कि हमने चेक ही इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि अगर मैं चेक का वर्ड इस्तेमाल कर लूँ तो आगे आने वाले बोलेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड भी तो होता है, तो क्रेडिट कार्ड का भी वर्ड आना चाहिए। कोई कहेगा ऑनलाइन पेमेंट भी तो होती है, तो ऑनलाइन पेमेंट भी आना चाहिए। तो हम इन तरह के नखरों में नहीं पड़ते, हम एक जनरल टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बैंक। आगे बताएं अब आप। नहीं मैं अगला बताऊंगा। तीसरा हम लोन दे रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं, हमने लोन दिया था, रीपे कर रहे हैं हम, अब लोन वापस कर रहे हैं। तो लोन वापस कर रहे होंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही होगी, और जिस अंदाज में कम हो रही है वो अंदाज क्या है, कैश का। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी लोगन और कैश। अब आप बताएं दोस्त। नहीं, वापस पढ़ो, बस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। हाँ, बहुत आसान है मशीन डेबिट और सर मशीन डेबिट होगी और ये अल्ट्रा लिमिटेड क्रेडिट, एक जबरदस्त, एसेट में इजाफा हो रहा है और साथ में लायबिलिटी भी बढ़ रही है, जबरदस्त जबरदस्त। जवाब आया ऑनलाइन भी, बिल्कुल सरोज, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगला बताएंगे, एफ बताएं। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, बाज दफा ऐसा हो, बच्चे पूछ लेते हैं कि सर अगर यहाँ पर जो बंदा मुझे, मेरा एक डेटर है उसका नाम नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगा, अब डेटर लिख, लेकिन जब तक नाम लिखा हुआ है ना तो नाम लिखेंगे, क्योंकि हम करेंगे चीजों को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि डेटर की वर्ड बहुत जर्नल है। जब मैं एक स्पेसिफिक बंदे का नाम लिख लेता हूं तो मैं स्पेसिफिक चीजों से रिलेट ही बात कर रहा होता हूं। अब अगला बताएंगे मेरे भाई।
हाँ J क्रॉस होगा credit। बहुत जबरदस्त भाई। इसमें प्रोप्राइटर सर। हाँ बोले बोले। हाँ, ये कैपिटल में भी इजाफा हुआ है जबरदस्त और असेट में भी इजाफा हुआ है। जबरदस्त। अब ये मैंने खुद नहीं बताया, ये आपको पता था। कैसे? आपने जो अंदाज समझा कि प्रोप्राइटर का मतलब आपको पता था ओनर, पुट्स का मतलब कि वो और इंजेक्ट कर रहा है फर्दर अमाउंट, फर्दर अमाउंट का मतलब कैपिटल इंजेक्ट कर रहा है। अब ये वो चीज है जो आपको आगे ले जाएगी कि एक बात मैंने बताई, अब जितना उस पर गौर व फिक्र होगी वो अगली बात आप खुद ही कर लेंगे। तो बहुत जबरदस्त। हाँ जी, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, बिल्कुल आखिरी वाला बता दें प्लीज। कैश होगा क्रेडिट। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो कौन सी वाली दोस्त? ये लीजिए। इसे अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। होमवर्क के लिए कुछ सवाल दीजिएगा सर। मैं आपको होमवर्क के लिए बिल्कुल सारे सवाल दूंगा, लेकिन वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। वो आज आज ही क्लास में बढ़ जाएगा। हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह अप्रोच बहुत फास्ट है। सर मंडे को भी क्लास है। अब हो सकता है कल भी क्लास हो, कल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारी इस हफ्ते में एक ही क्लास हुई है और आज ये दूसरी क्लास है। तो कोशिश इंशाल्लाह ये है कि क्लास एक और लग जाए ताकि तीन की जो कॉम्बिनेशन है ना वो पूरा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अभी जी बिल्कुल सरोज, आई विल सेंड एंड आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन अवर क्लास। सो वंस द ग्रुप इज मेड, विल आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, आपका जो सवाल था कि एसीसी में बच्चे कम क्यों हैं, द अल्टीमेट रीजन इज दैट वी हैड कंटिन्यूइंग प्रोग्राम ऑफ एसीसीए, बट ड्यू टू कोविड हमने वो प्रोग्राम को फिर फॉर द टाइम बिंग डिसकंटिन्यू कर लिया था, एंड नाउ वी स्टार्टेड बैक। तो अभी जिनको वो खुशबू पहुंच चुकी थी अब वो नहीं पहुंची, अब वापस खुशबू जा रही है। तो इंशाल्लाह योर रिजल्ट विल अनाउंस द प्रॉपर थिंग कि भाई बच्चे आए थे और 90s में लेके गए इंशाल्लाह। और इसमें 90s लेना कोई मुश्किल नहीं है। द वे यू कैचिंग द थिंग्स बहुत बहुत जबरदस्त लग रहा है। लास्ट वाला शो कर देते हैं भाई को। अब आपने जैसे कहा था कि सर वैल्यूज, तो अब हम वैल्यूज पे बात करेंगे। अब हम उस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे बात करेंगे जिस फॉर्मेट पे असल चीज हमें रिकॉर्ड करनी होती है। एक चीज जो मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बताना चाहता हूँ वो ये है कि एग्जाम में ये नहीं है। एग्जाम में आएगा एमसीक्यूज, लेकिन उसकी प्रिपरेशन इसी तरीके से मुकम्मल हो सकती है कि आप जब ये चीजें की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको चीजें समझ आने लगेंगी और आप सॉल्व करेंगे।
तो एक स्टेप मैं आज आगे बढ़ूंगा और इस चीज को कवर करेंगे हम। अब आपके सामने यहाँ पर अगर आप नोट करो तो ऊपर जो चीजें लिखी हुई थी, ऊपर ये जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई थी और ये जो आपके सामने 2.3 में जो चीजें लिखी हुई हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें वैल्यूज नहीं लिखी हुई, इसमें वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है जी। तो मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो चीज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भेजूंगा वो क्या होगी, वो जरा एक दफा मैं दिखाना चाहूंगा, ताकि उससे आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हमारे पास जो इंशाल्लाह घर पे चीज आएगी, जो हमें प्रोवाइड की जाएगी, वो किस तरह से बेनिफिट दे सकती है आपको। तो जो अभी सवाल आया था मेरे पास कि सर आप क्या प्रोवाइड करेंगे, तो भाइयों आपके सामने ये वो नोट्स हैं जो इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। जो पहली क्लास में जो बिजनेस डिस्कस किया था, बिजनेस की डेफिनेशन डिस्कस की थी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पर लिखत में मौजूद हैं, ताकि इसे आप 10,000 दफ़ा पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करें और चीज़ें हमारे पास हों। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस में और देने वाला हूँ। अब पहले तो हमने क्या बोला कि कौन सी चीज़ डेबिट में आएगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट में आएगी। अब आपसे सवाल किया जा रहा है कि इन 6 में से बताना है कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, ताकि हमारा जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो भी हमारा ग्रिप में आ जाए। तो पहला बताएं, लोन टू सी शर्ली, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है। गलत। फ्रॉम होता ना तो लायबिलिटी। लोन फ्रॉम सी शर्ली, मैंने लोन लिया है सी शर्ली से। लोन टू सी शर्ली, मैंने लोन दिया है सी शर्ली। और ये मेजॉरिटी बच्चों से गलती होती है, ये लोन को देख के टू को इग्नोर किया, चल मेरा भाई। तो ये टू इतना इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ एलिमेंट है चीज को समझने में, कि ये जो चीज है आपका एसेट है, ऑल्दो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लोन। दूसरी चीज क्या है, कंप्यूटर, ये तो आपको पता है कि भाई ये हमारा एसेट ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एसेट या लायबिलिटी? ओवरड्राफ्ट बेसिकली इसकी एग्जांपल एक जो छोटे बच्चों को दी जाती है वो वही है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में थे 1,000, आपके बैंक से आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और आपने एक चेक बना के दे दिया 1,100 का। अब आपका बैंक कहता है यार ये जो भाई का चेक आया है इनसे हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, अब एक काम करते हैं इनके चेक को कैंसिल नहीं करते वरना इनकी इनकी जो गुडविल है उस पर इम्पैक्ट आएगा। हम एक काम करते हैं 1,100 का चेक क्लियर कर देते हैं। ये जो 100 की अमाउंट है ना, ये इन्होंने ओवर ड्राफ्ट कर लिया। ड्राफ्ट मतलब निकालना। तो हम क्या करेंगे, इनको बाद में कह देंगे भाई वो 100 रुपए आपके अकाउंट में कम थे, हमने अपनी जेब से दे दी, लिहाजा आप क्या कर लो, हमें पे कर लो। तो जो आपने ओवर आपकी लिमिट से ज्यादा पैसे विड्रॉ किए वो आपकी अमाउंट लायबिलिटी, इसलिए हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लायबिलिटी। अब यहाँ पर 4, 5 और 6 जल्दी से बताएं। 4, 5 एंड 6 जल्दी से बताएं। 4 से 4 लायबिलिटी है, कैसे पता मेरे भाई को? ओ वर्ड ने हमें बताया कि भाई ये हमारी लायबिलिटी है। अगर ओ की जगह ओन लिखते तो ये क्या बन जाता, एसेट बन जाता, लेकिन ये क्या है, लायबिलिटी है। यानी छोटे छोटे वर्ड्स हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प आउट करेंगे। फिर इसके बाद 5th क्या है, एसेट, और 6 भी क्या है, एसेट है। तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हमने जो आइडेंटिफिकेशन पढ़ा
क्या हमें वर्ड्स को देख के पता चल जाता है कि किस में फॉल करेगा, क्या इन 5 चीजों में फॉल करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई आप लोगों के लिए अब ये जल्दी से 10 चीजें हैं। जी 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 जी। फिक्सचर और फिटिंग कहते हैं कि वो टूल्स, वो औजार, वो चीजें जो कि चीजों को जोड़ने में काम आती है, वो भी तो आपका एक तरह का एसेट ही है ना। फिक्सचर एंड फिटिंग, पाने, पेचकस, ये तमाम चीजें कैसी होती हैं, टूल्स और उसके अंदर स्क्रू स्क्रू, ये सारी, ये आपका एसेट है, फिक्सचर एंड फिटिंग। अब ये 9 चीजें आपको यहाँ दी हुई है, ये 9 चीजों के बारे में जल्दी से आप बता दें, लिख के बताइएगा कि क्या है इसमें से, एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है। मैं आपसे एंड में पूछूंगा। आई गेस सरोज यू गॉट द पॉइंट कि आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह, और आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। और अगर नहीं आ रही या कोई मसला है, यासिर आप भी काइंडली मुझे बता दें प्लीज। वेलकम। ऑनलाइन बच्चों को नोट्स इसलिए ऐसे मिलेंगे कि आप लोगों का जो ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप का, उसमें मैं चीज़ें सेंड कर दिया करूँगा, या एडमिन जो होगी मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप लोगों को सेंड कर देंगे। चीज़ें, रिसोर्सेज आपको कंप्लीट मिलेगी वंस चीज़ें फाइनलाइज हो जाए हमारी। डन, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब मुझे बताएं पहला वाला। जबरदस्त जबरदस्त। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कहते हैं या तो प्रेमिसेस रहने की जगह को कहेंगे या काम करने के। वेयर डू यू लिव, वेयर इज योर प्रेमिसेस? अब आपने बताया रेजिडेंट प्रेमिसेस ही। वेयर योर ऑफिस, वेयर योर वर्किंग प्रेमिसेस? आपने बोला आइए जल्दी करो। फोर्थ क्या होगा? जबरदस्त भाई। लाइबिलिटी, फ्रॉम आ गया ना। लोन फ्रॉम डी जोन्स, मैं लोन ले रहा हूं डी जोन्स। लाइबिलिटी। टू, टू का मतलब देना, फ्रॉम का मतलब लेना, डी जॉन से डी जॉन्स को का मतलब मैं पे कर रहा हूं, से का मतलब मैं रिसीव कर रहा हूं, ये फर्क है। तो अगर फर्क नहीं होता, इसको भी अगर आप एसेट कहते तो फिर यहाँ टू था तो इसको लायबिलिटी कह देते, ये फर्क है ना। स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट, अगर इसकी जगह लिखा होता इन्वेंट्री तो भी हमारा एसेट ही होता। मशीनरी एसेट, डेटर्स एसेट। तो हमारे पास यहाँ बेसिक चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई हैं। अब आपके पास एक और टेस्ट आ गया। ये टेस्ट क्या है? ये थोड़ा सा वैल्यू के साथ टेस्ट है, लेकिन इसको मैं, इसकी एक दो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसमें आपको पूछा गया है कि इन तीनों में से किस चीज पे इफेक्ट जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे पहली ट्रांजेक्शन समझाता हूँ।
वी पे आ क्रेडिटर 70 इन कैश, मेरा क्रेडिटर था, उसको पेमेंट करी कैश की फॉर्म में। तो अब आप यहाँ कह सकते हो कि मेरा एसेट भी डिक्रीज हो गया है और मेरी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई है। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं, तो ये पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अगर आप देखो तो सबसे पहले जो सवाल किया था उस पर डेबिट और क्रेडिट से इम्पैक्ट बता रहे थे, फिर हमने इसमें देखा तो इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जिस तरह से हमने अपने लास्ट लेक्चर्स को पढ़ा है ना, उन तमाम तरीकों से बुक ने उसको क्या किया है, प्रैक्टिस करवाई है। कि कई बच्चे को इंक्रीज का वर्ड आ जाए तो घबराए नहीं, कई बच्चे को इंक्रीज की जगह डेबिट का वर्ड बोल दे तो घबराए नहीं। तो हर तरह से एक लेक्चर में जिस तरह टीचर पढ़ा रहा है, टीचर के लेक्चर्स को उस तरह से मोल्ड करके एक्सरसाइज बनाई गई है कि बच्चे की प्रैक्टिस। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड की, बॉट फिक्सचर्स 200 पेइंग बाय चेक, यहाँ एसेट बढ़ भी रहा है, एसेट कम भी हो रहा है, एसेट इंक्रीज भी हो रहा है, एसेट डिक्रीज भी हो रहा है। तो मैं इसी कॉलम में लिखूंगा इंक्रीज और इसी कॉलम में लिखूंगा डिक्रीज। बस आपको प्रैक्टिस, इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, ऐसे बात करो, वैसे बात करो, हर तरीके से जब एक बच्चे को असेस किया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी चीजें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी। ये तो अभी आपने कुछ सवाल देखे, अभी ये पांचवा सवाल समझ लें आपका है जो आप कर रहे हैं, और उसमें अगर आप अपनी इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट देखें तो आपको समझ आए यार अब बहुत हो गया यार, अब कुछ नया लाओ। तो 35 सवाल के बाद आप उकता जाएंगे कि यार ये इतने चीजें हम एक ही चीज को कर रहे हैं। लेकिन आप वो 35-40 सवाल के बाद जब आप अपने दूसरे चैप्टर्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां हमने जो 40 सवाल किए थे वो जरूरी थे। बहरहाल सेकंड थर्ड देखते हैं, गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, क्या हो रहा है यहाँ, लायबिलिटी भी बढ़ रही है और एसेट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, अब बाकी जरा जबरदस्त किस्म का आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात, जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई। अब यहाँ पर एसेट में भी इजाफा हुआ और कैपिटल में भी इजाफा हुआ। लैंड दी फॉर्म, एसेट में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी में भी इजाफा हुआ। फिर इसके बाद एसेट में इजाफा हो रहा है और एसेट में डिक्रीज भी आ रहा है। वी रिटर्न गुड्स सप्लायर, यानी मैंने सप्लायर से उधार पे खरीदा था तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो रही है और मेरा एसेट भी कम हो रहा है। और आखिरी वाला क्या है कि मैंने शॉप खरीदी, शॉप प्रीमिसेस खरीदी है, पेमेंट भी दी है, एसेट कम भी हो रहा है और एसेट बढ़ भी रहा है। अब इसी तरह के सवाल को एक और अंदाज में यहाँ एग्जामिनर ने फिर से पूछा है। अब ये तो आप फटाफट खुद ही कर लेंगे जल्दी से, लेकिन ये चीजें मैं आपको जब भेजूंगा इंशाल्लाह, आप जब मैसेज करेंगे मुझे तो आपने अपनी कॉपी को प्रॉपर मेंटेन करना है, हाँ भाई, ताकि आप लोगों के पास अपनी सॉल्यूशन बनती रहे, ताकि कल आपको रिवाइज करना हो तो आपके पास अपनी सॉल्व गाइड हो। इसको जल्दी से सॉल्व करें प्लीज। अच्छा 35 क्वेश्चन है इसके भी सब, देखिए इसके अंदर में ये इतने सारे हैं, 32 हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और भी है सर, और भी है।
फिर बता देता हूँ। मैंने जिससे गुड्स बेची थी ना, वो मेरा कौन था? डेटर, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे। अब उसने मुझे गुड, जैसे मैं एज अ कस्टमर जब गुड्स देता हूँ तो मेरा एसेट कम होता है, लायबिलिटी भी कम होती है ना, उस तरह मैंने जिसको गुड्स बेची थी उसने मुझे वापस दे दी, तो मेरा रेवेन्यू भी कम हुआ और मेरा एसेट भी कम हुआ। जब रेवेन्यू कम होगा तो कैपिटल में फर्क आएगा, तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, अभी तक इस तरह से पूछा नहीं एग्जामिनर, लेकिन जबरदस्त अगर इसको समझ आ गया तो। Right. The owner takes out cash for that person. ये सॉफ्ट कॉपी है, अगर आप हार्ड फॉर्म में कहोगे तो मैं अवेलेबल कर दूंगा, प्रिंट आउट करवा। डन, जबरदस्त। मुझे जल्दी जल्दी गाइड करने। इंक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज एंड डिक्रीज, फिर इंक्रीज और इंक्रीज, सॉरी, फिर इसके बाद डिक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड इंक्रीज, इंक्रीज और इंक्रीज, और हमारे पास यहाँ पर क्या है? डिक्रीज और डिक्रीज। सही है दोस्त। अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब ये वो चीज है जो बुक में थी, वो यहाँ पर आपके पास है। अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है? क्या आप लोगों को ब्रेक की जरूरत है? चलो। 3:18 हो रहे हैं, तो 3:28 पे हम मुलाकात करते हैं, ठीक है जी?
चले जी। तो वो कहाँ गए, वो मेरी क्लास में तो नहीं चले गए। मैं तो अभी भी पढ़ाता था, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में था। मैं यहाँ में नहीं पढ़ा, कोविड के बाद में, मतलब अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मंथ हो जाएगा। यस। अच्छा, फिर फिर क्यों चेंज किया? ओए 0332 3928 090। स्टार्ट करें? चलो बिस्मिल्लाह करते हैं फिर से। और ये जिस तरह से आप लोगों की अप्रोच चल रही थी, उस हिसाब से इंशाल्लाह अब जो हम ये पढ़ रहे होंगे वो और बेहतर तरीके से हमें समझ आने लगेगा। अब मैं यहाँ पर पहले आप लोगों के लिए बना लेता हूँ एक फॉर्मेट। अच्छा जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपके सामने क्या है? 1 जून को बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक। यानी एक और ओनर है एफ म्यूरी के नाम से, मिस्टर एफ के नाम से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे कि उसके बैंक में जो 15,000 रुपए पड़े थे ना, वो इन्वेस्ट कर दिए। तो अब यहाँ पर जो डबल एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी कि बिजनेस में आज से पहले बैंक नहीं मौजूद था। तो जैसे बिजनेस में बैंक आया तो बिजनेस का एसेट बढ़ गया। और बिजनेस का एसेट क्यों बढ़ा? क्योंकि ओनर ने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करने से कैपिटल भी बढ़ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 जून बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और यहाँ लिख दूंगा 15,000 और यहाँ भी लिख दूंगा 15,000। तो इस तरह से असल हमारी डबल एंट्री रिकॉर्ड हो गई। जो कह रहे थे ना कि वैल्यूज भी आती, तो इस जब वैल्यूज आएंगी तो हम इस तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं भाई। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक, पहले भी ये पढ़ चुके हैं, अब वापस पढ़ रहे हैं। एसेट बढ़ भी रहा है, एसेट कम भी हो रहा है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे, और एसेट कम हो रहा है, आई गेस ये मैं बैंक, हाँ कम हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। और ये 1200 यहाँ पे और ये 1200 यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज है हमारी, मशीनरी खरीदी जा रही है। और किस तरह खरीदी जा रही है? उधार पे। तो लायबिलिटी बढ़ रही है और एसेट भी बढ़ रहा है। तो मशीनरी आ गई डेबिट पे, ट्रीज लिमिटेड आ गया क्रेडिट पे, और वैल्यू आ गई 1400। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप नोट करें तो फिर हमारे पास क्या हम खरीद रहे हैं? वैन। कैसे? पे करके।
अब आपको क्या लग रहा है, स्पीड खुद ब खुद बढ़ रही है, हम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी फास्ट हो गई है। वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, और हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू है, 6010, 6010। फिर क्या है हमारे पास, सम सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर नॉट सुटेबल फॉर द बिजनेस, क्रेडिट पे सेल किया है डी ट्विग एंड सन को। डी ट्विग कौन है, डेटर्स, क्योंकि उससे पैसे आएंगे, हमारा एसेट है। क्या बेचा है, ऑफिस फर्नीचर बेचा है, तो मैं लिखूंगा डी ट्विग एंड सन्स डेबिट ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट 150 150। ठीक है। फिर इसके बाद पेड अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने कुछ चीज परचेज की थी उधार पे, अब पैसे देने की बारी आ गई है। मैं पैसे किस तरह दे रहा हूँ, चेक से दे रहा हूँ। लायबिलिटी भी कम हो रही है, तो जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट पे लिखेंगे, और एसेट भी कम हो रहा है तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे, और अमाउंट। फिर आपके पास आ गया सेकंड लास्ट। अब जितनी अमाउंट की चीज टी ट्विक को बेची थी वो पैसे अब मेरे देने आया है, तो जो एसेट था डी ट्विग यानी जो मेरा डेटर था वो कम हो गया, और पैसे किस फॉर्म में दे रहा है, अगर कैश लिखा हो तो कैश है ना, सॉरी माय मिस्टेक, कैश आ गया। डी ट्विग एंड सन्स 150 150। ठीक है। फिर लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, मैंने मशीनरी बॉट की है और पेमेंट कर रहा हूँ चेक से, तो मेरा एसेट भी बढ़ रहा है और मेरा बैंक भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है सर। जी 650 था, बिल्कुल। तो ये हमने हंसते खेलते ये पूरा सवाल कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल के कोई भी पार्ट को समझने में मुश्किल इसलिए नहीं होगी क्योंकि अंदाज रिकॉर्ड रिकॉर्ड चेंज है, समझने का अंदाज एक ही। इसे रिकॉर्ड कर ले, अगला सवाल आप लोग खुद करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लें। पीआर मतलब पोस्टल रेफरेंस, ये सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है, इसमें कुछ लिखते लिखते नहीं।
डन। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल है जो इसी तरह का है। अगर ये खुद से सॉल्व करें सिवाय एक एंट्री के, बल्कि हाँ एक एंट्री के, ये वाली, इसे मैं समझा देता हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम एंट्री आप समझ जाएंगे। सेकंड एंट्री आपसे कह रही है कि आपके पास कुछ कैश पड़ा था, वो कैश लेके आप बैंक गए और आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया। तो आपके पास से, मतलब आपके, आपसे मुराद बिजनेस के पास से कैश कम हो गया और बिजनेस का कैश कहाँ आ गया, बैंक में आ गया। तो कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट, ये समझाना था क्योंकि पहले नहीं था। बाकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन सेम है। अगर आप इसे जिसे कहना चाहिए कि खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, सेम पैटर्न से जिस पैटर्न पे आपने अभी ये सवाल रिकॉर्ड किया था। अगर आप ये खुद से कर लेंगे तो बहुत जबरदस्त होगा। फिर इसके बाद हम आज की क्लास में एक होमवर्क देंगे आपको, और फिर वो क्लास को हम ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन में किसी को कोई बात समझ ना आ रही है तो काइंडली पूछ लीजिएगा प्लीज।
तो जो असाइनमेंट लिखी है ना, वो 2 जून वाली एंट्री का रिवर्स बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। चीजें क्लियर है? थ्योरी समझ आती है आपको? थ्योरी हमें हमें दोनों याद है। याद करने का कोई जरूरत इसलिए नहीं पड़ सकती क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो हमें याद नहीं रखना पड़ता, खुद ही याद। बात आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं अपने पास। असल में अल्फाज में तब लिखेंगे जब वो रिटर्न होगा, है एमसीक्यूज। मतलब ऑप्शन देते हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अब उसके लिए बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है। जितनी बेहतरीन बुक की रीडिंग होगी ना, उतना पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहली क्लास में कहा कि FA1 एग्जामिनर पूछता है जो बुक बता रही है, जो सर शाजिब बता रहे हैं वो तो समझने का तरीका है। आपने कर लिया दोस्त? जबरदस्त। तो पहली ट्रांजैक्शन अगर मैं बोलूं तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, दूसरी ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तीसरी ट्रांजैक्शन में ऑफिस फर्नीचर डेबिट ड्रीम लिमिटेड क्रेडिट, ठीक है। चौथी में अगर आप देखिए वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, पांचवी में इक्विपमेंट डेबिट पियर्स एंड सन्स क्रेडिट, छठी में देखिए ड्रीम लिमिटेड डेबिट ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट, कैश डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट, चेक डेबिट सॉरी चेक क्रेडिट और ड्रीम लिमिटेड डेबिट क्योंकि हमने लायबिलिटी पे ऑफ की है, बैंक कैश डेबिट बैंक क्रेडिट क्योंकि हमने बैंक से पैसे निकाले और कैश में आ गए, जैसे एटीएम से पैसे निकालते तो कैश में आ जाते हैं। और लास्ट में है बैंक डेबिट और एफ ब्राउन क्रेडिट क्योंकि हमने लेंड का मतलब होता है उधार, हमें उधार मिला है, लेंड का मतलब होता है उधार। जब मैं किसी बंदे से पैसे लूंगा तो वर्ड यूज करूंगा लेंड या फिर लैंड, जब मैं बैंक से उधार लूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा बोरो या लोन। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और इसमें किसी किस्म का इशू नहीं हुआ होगा, और उम्मीद करता हूं कि क्लास शुरू हुई थी उस टाइम पर अगर कोई चीज एम्बिगिटी में थी तब वो क्लियर हो गई होगी। तो अब ऐसा है कि मैं आपको अभी मेरी बैक टू बैक क्लास है, तो जो मैंने आज ये चीजें आपके सामने लिखवाई हैं वो मैं रात तक कोशिश करूंगा भेज दूंगा, और जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी भेज दूंगा आपको, ताकि चीजें आपके पास हों और आपके पास चीजें कंप्लीट। तो आज की क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं। इन केस कोई सवाल हो आपका तो प्लीज पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। सर वो कल की क्लास के बारे में कोई वो मैसेज इंशाल्लाह आ जाएगा, अल्लाह की। जज़ाकल्लाह।